नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं 3 चुनावों की, यानी कि गुजरात, हिमाचल। और चूँकि अभिषेक जी जो हैं वो एमसीडी भी देख रहे हैं, इसलिए एमसीडी की भी बात करने जा रहे हैं। तो दिल्ली वालों के लिए एमसीडी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जयपुर डायलॉग्स के सबसे अधिक दर्शक जो हैं वो दिल्ली से ही आते हैं। इसलिए हमने कहा कि चलिए इस बार एमसीडी पे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, और नमस्कार। चुनावों के बारे में विस्तृत विवरण हम लेंगे पहले अभिषेक जी से। और उसके पहले ओंकार जी से एक विशेष जानकारी पर उनका पहले ओपिनियन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर अभिषेक जी से चुनावों की जानकारी लेते हैं कि साहब, ये राहुल गांधी जी जो है वो गुजरात पहुंच गए हैं। और मेधा पाटकर के बाद तुरंत उन्होंने मेधा पाटकर का हाथ पकड़ के उनके कंधे पे हाथ रख के पहले यात्रा करके, और उसके तुरंत बाद वो गुजरात पहुंच गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और क्रांतिकारी नतीजे भी आएंगे, ऐसा उनको लग रहा होगा कि उनके पहुंचने से गुजरात तो पूरा चुनाव ही पलट जाएगा। मैंने एक दोपहर में शो किया था, उस पर उसने एक सवाल उठाया था कि जहां कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई दे सकती थी, यानी हिमाचल प्रदेश, जहां नेक टू नेक फाइट जो है वो दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि हिमाचल प्रदेश से कुछ अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। वहां तो ये गए नहीं। वहां अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में एक एक सभाएं कर लेते, और अगर ईश्वर की कृपा हो जाती, जो कहीं अटकी हुई है अभी तक कांग्रेस के लिए पूरे देश में ही, तो वो कृपा अगर हो जाती तो इनको श्रेय मिल जाता कि भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके हिमाचल प्रदेश आए हैं तो कुछ भला कर गए कांग्रेस का। वहां तो ये गए नहीं। यहाँ आ गए जहां मतलब 12 बीघे में कोई एक दाना जो है उगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दो मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में तो फिर भी एक फाइट दिखाई दे रही थी, करीब की फाइट दिखाई दे रही थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। संभावनाएं हो सकती थी अगर आप पूरे 5 साल वहां आते जाते रहते। आप नहीं जा रहे थे तो कम से कम कोई और नेता वहां दिखाई देता, लोगों के बीच में जाते, तो कंसिस्टेंसी एक दिखाई दे सकती थी। पर वही है, एक पुरानी कहावत है कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब वहां आपकी संभावनाएं लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और वो कुछ आपके कर्मों की वजह से, कुछ अरविंद केजरीवाल की अति सक्रियता की वजह से, कुछ जो मीडिया की कृपा उन पर बरस रही है अरविंद केजरीवाल पर उसकी वजह से, और कुछ जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन है, जो उनका तौर तरीका है, उसकी वजह से। तो तब अगर आप गए हैं तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के किसी चुनाव में पहुंचने का पार्टी को कोई लाभ मिलता भी है। कई बार इनके भाषण ऐसे होते हैं, कई बार इनके मुद्दे ऐसे होते हैं, कई बार इनका अंदाज ऐसा होता है कि वो पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा। जी। मेधा पाटकर के साथ गलबहियां करने के बाद फिर जा रहे हैं गुजरात, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेधा पाटेकर और जो ये जितने भी इस तरह के आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, इनके पीछे कौन कौन सी शक्तियां रहती हैं, संजय जी, ये मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? आजकल तो सारे दर्शक बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कहाँ कहाँ से इनके इनकी इनके इनको प्रायोजित किया जाता है, पैसा दिया जाता है, उसके पीछे का मकसद एक्चुअल में क्या होता है। अगर नर्मदा वाले आंदोलन की तरफ आप जाएं और देखें उसको, कितना डिले किया गया उसको, न केवल मेधा पाटेकर और उनके लोगों के द्वारा, बल्कि जो केंद्र में उस समय सरकार थी उसके द्वारा भी।
अल्टीमेटली वो परियोजना तो पूरी हो गई और उसका लाभ न केवल गुजरात बल्कि दूसरे राज्यों को भी मिला है। और मेरा कहना ये है कि अगर आप ऐसे लोगों के कंधे पर हाथ रख करके चलते हैं, अगर आप कन्हैया कुमार जैसों को जोड़ते हैं और अगर आपके प्रवक्ता ये कहते हैं कि राहुल गांधी के बाद अगर किसी की सबसे अधिक डिमांड इस समय है तो वो कन्हैया कुमार हैं, तब आप अंदाजा लगाइए ना कि आप कांग्रेस का कर क्या रहे हैं, आपने कांग्रेस की हालत और गति क्या कर दी है, इससे आप अंदाजा लगाइए। मेधा पाटेकर को लेकर के या उनके साथ खड़े होकर के आप गुजरात में कितने वोट जोड़ पाएंगे या कितने गंवाएंगे, इसी का आकलन कर लिया होता तो शायद ये घटना ना होती। जी, अब हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। तो अभिषेक जी, आप भी जरा मेधा पाटकर और राहुल गांधी की सूरत और राजकोट में रैलीज के बारे में कुछ कहें, और उसके बाद फिर हम आपसे जानकारी लेंगे कि ओपिनियन पोल क्या कहता है। सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम। संजय सर, मैंने 2 दिन पहले भी आपके शो पे एक बात कही थी। ये भारत जोड़ो यात्रा है ही नहीं। ये मैं किसी चीज को सीक्वेंस में देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट अचानक ही गौतम नवलखा को जेल से, और आपने देखा कि किस प्रकार के सॉलिसिटर जनरल के प्रश्न थे, उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि आईएसआई से लिंक होने के बावजूद ये आपको चौंकाता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं चौंकाता है इनको। अच्छा, उनको रखा कहाँ जा रहा है हाउस अरेस्ट में? वो जो लेफ्ट की जो लाइब्रेरी में, यानी उन किताबों के बीच में कोई भी कोड वो छोड़ सकते हैं अपने मैसेज के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार की सर सबसे बड़ी सफलता यही है पिछले 8 सालों में कि जो बस्तर या फिर झारखंड हो गए, उड़ीसा हो गए, तेलंगाना हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, ये जो नक्सल अटैक होते थे वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया, नेग्लेजिबल हो गया। अब ये दुख सहा नहीं जा रहा है सर, कि कैसे इतने दिनों में एक भी भारतीय जवानों पे हमले नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है 2024 के पहले, और कांग्रेस की तैयारी थी। और इसी सीक्वेंस में ये तमाम अर्बन नक्सल गैंग जो है, प्रशांत भूषण, उसके बाद जो है ये सलीम जो है यानी योगेंद्र यादव, और अब मेघा पाटेकर से मुलाकात हुई है। तो मैं इसको सीक्वेंस में देखता हूं, मैं इसको सामान्य राजनीतिक घटना नहीं देखना चाह रहा सर। दूसरा, आदरणीय ओमकार सर ने कहा कि हिमाचल में काश रैली हुई होती तो कांग्रेस के लिए फायदा होता। मुझे लगता है कि बीजेपी को इसी बात का लॉस हुआ है। 2-4 रैली अगर कांग्रेस नहीं, आदर के साथ ओमकार सर से थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। नहीं सर, अगर 2-4 रैली हो जाती कांग्रेस राहुल गांधी जी की, तो आपका आकलन 100% सही है। ओमकार जी भी आपसे सहमत है और मैं भी सहमत हूँ। 2-4 रैली हो जाती तो ये क्लोज फाइट जो इतनी हो गई है, और खास करके आखिरी 2 दिन में ने मुझे भी चौंकाया है। वहां पे पल्लवी मौजूद थी हमारे टीम से, तो उसने बताया कि अभिषेक जी, जितना केक वॉक हमने लास्ट में समझा था ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद, हद तो ये हो गई थी कि योगी जी की रैली करानी पड़ गई थी। पूरा वो राजपूतों का, ठाकुर का बेल्ट है वहां पे। तो इसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि योगी जी की रैली कराना ही बताता है कि नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर समझ गए थे कि केक वॉक नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से शायद राहुल गांधी नहीं गए कि कम से कम ये शायद मैं नहीं जाऊंगा तो जीत जाऊंगा। अब गुजरात जा रहे हैं, और गुजरात में मेघा पाटेकर वाली सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैं उसको गुजरात का श्राप बोलता हूं, जो नर्मदा पूरा आंदोलन हुआ था सर। इस श्राप को अगर हम देखें तो इसमें पूरा एक नेक्सस था, फोर्ड फाउंडेशन से लेके, और अब उनको तैयार रहने को कहा गया है सर कि वो समय आएगा जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, वैसे राजस्थान में इनका कुछ बचा नहीं है, आज भी चुनाव हो जाएगा तो 20-30 सीट से ऊपर नहीं ला रही है कांग्रेस, लेकिन फिर भी वो कुछ बड़ा करने के प्लान में तो है, ये मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हाँ, बड़ा करने के प्लान में तो हैं, लेकिन जो उनकी जो वैश्विक सपोर्ट है वो स्वयं में काफ़ी
कमजोर होती जा रही है। ये एक समस्या जरूर आएगी जब तक 2024 आएगा तब तक। अब आप अपना लेटेस्ट आकलन बता दें। पहले एमसीडी आप बताएं या फिर हिमाचल से शुरू करें? पहले एमसीडी बाद में सबसे अच्छा। पहले, क्योंकि गुजरात और हिमाचल तो हम लोग कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं, तो उसमें हम्म, जो आप लेटेस्ट बताएंगे वो उनसे थोड़ा जो परिवर्तन आया है। तो बिल्कुल। हिमाचल का आप आकलन जो है वो एग्जिट पोल ना बता के आप केवल अपना आकलन बता दें। सीट बाय सीट नहीं बताएंगे, हाँ, वो तो नहीं, एग्जिट पोल तो हम 8 तारीख को हाँ करेंगे। एग्जिट जी। पोल के बाद एग्जिट पोल नहीं बताना है, आकलन बता देना है कि जो हमने अनुमान किया था पहले, जैसे अनुमान जो था वो लगभग हल्की पिछली सी परफॉर्मेंस। मेजॉरिटी का था, हल्की सी मेजॉरिटी का था कि 37 से 42 तक का भाजपा का। तो अब क्या आकलन है आपका? पहले तो हिमाचल का बताएं, फिर गुजरात का। देखिए, हिमाचल में कुछ चीजें जो रिवोल्ट आखिरी समय में हुई, जो कैंडिडेट्स के टिकट कटे, बीजेपी ने इतना नहीं सोचा था कि अंतरकलह इतना ज्यादा हो जाएगा। आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी, दर्शकों ने भी, कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को फोन करना पड़ गया था एक रूठे हुए विधायक के लिए जो कि खड़े हो रहे थे। तो समस्या ये ज्यादा गंभीर हो गई। ठीक ठाक चल रहा था, फिर बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए, वो लोग नाराज हो गए, उन्होंने सपोर्ट वो नहीं किया। और हर हिमाचल प्रदेश ऐसा जगह है कि मतलब 2-2.5 हजार वोट भी इधर उधर हो जाते तो वहां पे बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन अंततोगत्वा अभी भी बीजेपी को एज है, और गिरते पड़ते वो जो विक्ट्री लाइन है क्रॉस करेंगे। लेकिन ये वरी साइन है सर। जेपी नड्डा जिस प्रदेश के हैं, मतलब हिमाचल से हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो अपने कैडर को नहीं संभाल पा रहे हैं और कैडर के अंदर इतनी परेशानियां आ रही है, तो ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। ये परेशानियां सर बिहार में भी, ये परेशानियां उत्तर प्रदेश में भी सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा पहले पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर तक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि एक्सेस होता था, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, एक डिस्टेंस आ गया है। और अगर ये जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने लगा है, तो ये तो बीजेपी का शायद कांग्रेसीकरण हो जाएगा, और मुझे लगता है ये दुखद पहलू है। जी, दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक कर लें, और लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और प्रश्न जो भी आप पूछेंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। यदि थोड़ा बहुत दिक्कत भी आएगी फिर भी हम उत्तर तो अवश्य देंगे, आप चिंता न करें। जी, अब आप गुजरात का बताएं। गुजरात में जो, चूँकि चिंतामणि ने अलग से डिटेल पोलिंग हिमाचल में नहीं की है, गुजरात में की है, तो गुजरात में उन्होंने 144 प्लस माइनस 7 बताया था, आपने 130 प्लस बताया था। आज की क्या स्थिति है? सर मेरा अभी भी है। मैं अपर लिमिट इसलिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ी कठिनाई हो रही है प्रेडिक्ट करने में, क्योंकि ये कहाँ जाके रुकेगा सर। वो 150 भी हो सकता है, लेकिन 130 के नीचे बीजेपी नहीं जा रही है, ये सर्वे कह रहा है। क्योंकि अब हमारा सैंपल साइज ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर हो गया, और गुजरात जैसे स्टेट के लिए ठीक ठाक सैंपल साइज है। और गुजरात में सर बड़ा गजब चीज हुआ। पहले आम आदमी पार्टी एकदम सर्ज की एकदम ऊपर की तरफ गई, और एक समय तो गुजरात में उनका वोट शेयर 12% खुद हमारे आंकड़ों में नजर आने लगा था। अब वापस क्या हुआ है, वापस जब कांग्रेस फाइट करने लगी है, तो वो वोट जो कांग्रेस से छिटक के आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, वो वापस कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फिर से स्ट्रगल कर रही है। और आम आदमी पार्टी का अभी अगर आज के समय कहें, जो मेरे पास 4 दिन पहले का आंकड़ा आया हुआ है लास्ट, उसके अनुसार अब आम आदमी पार्टी का टोटल वोट शेयर 7% है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो इतनी हवाई मीडिया में बातें हो रही है, कि एक मैं देख रहा था पोल ही था, उसने लिटरली आम आदमी पार्टी को 40 सीट दी है सर। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो ठीक है, सबका अपना अपना पोल होता है। सत्य हिंदी ने क्या? जी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर देखिए, सत्य हिंदी का
ट्रैक रिकॉर्ड हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में देख रखा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि सत्य हिंदी जो थे वो लगातार ये कह रहे थे कि भाई ये तो इस पे जो आगे निकल गई 250 समाजवादी पार्टी, ये निकल, संख्या उन्होंने कभी नहीं बोली, आगे निकल गई, बहुत अच्छा किया और ये है और इतने भी आ सकते हैं, ये भी है वो भी है, संख्या कभी नहीं बोली। और चौथे राउंड के बाद से धीरे 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 उसमें से बनाना आरंभ कर दिया, कुछ गलियां निकालनी आरंभ कर दी। और लास्ट में बोले, आपको ध्यान होगा कि लास्ट में बोले कि भाई कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी हो गया, जो हम लोग लगातार बोल रहे थे आरंभ से कि ये होगा। नहीं, लेकिन यहाँ संजय सर, हम यूपी यहाँ के तो समय हमारे भी मुझे पास लगता है गुजरात में तो 2 ही राउंड की बेनिफिट है, ये 2 ही राउंड हो गए। जी, जी। तो पहले राउंड के बाद तो हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे ही करेंगे, जी। और दूसरे राउंड के बाद तो फिर एग्जिट पोल ही हो जाएगा। तो ये बताएं कि कल नरेंद्र मोदी ने, ये प्रश्न मैं ओंकार जी से पूछता हूँ कि कल नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यह इशारा किया कि आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए, अब इसकी कितनी संभावनाएं बन गई? म्यूटेड है, म्यूटेड है। जी जी, माफी चाहूंगा। जो अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि 7% के आसपास इनका शो जो है वो दिखा रहा है, इनका सर्वे दिखा रहा है, तो ये अगर 7% से ऊपर कुछ समय पहले दिखाया जा रहा था या दिखाई दे रहा था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी ये जो फेक एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता, हवा क्रिएट की जाती है, और वहाँ भीड़ किस तरीके से जुटाई जा रही है अरविंद केजरीवाल के रोड शो में या सभाओं में, उनके भी कुछ कुछ चैनलों ने बाइट्स जो है वो लिए हैं। जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर तो वो आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है कि ये केजरीवाल है क्या चीज़, कोई तो इनका नाम ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा है, कुछ को यही पता नहीं है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है, और वो ये भी बता रहे हैं हिचकते हुए कि उनको तो पैसे देकर के लाया गया है। तो पैसे देकर के भीड़ जुटा लेना, पैसे देकर के रोड शो में झंडे पकड़ने वाले इकट्ठा कर लेना, पैसे देकर के मीडिया में अपनी हवा बना लेना, और उसी हवा के जरिए जो ओपिनियन पोल मेकर हैं या सर्वेयर हैं, उनको भी एक तरीके से आप उनके परसेप्शन को प्रभावित कर देना, ये खेल चल रहा था, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हवा है और ये वहाँ कुछ कर सकते हैं। कुछ कुछ ने तो 16-17 सीटें तक दिखा दी, फिर बता दिया कि साहब 26-27 सीटें, एक ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा 40 सीटें भी अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं और कांग्रेस नीचे आ सकती है। अरे भाई, ऊपर वाले का थोड़ा बहुत भय है या नहीं है मन में? मतलब जिन्होंने कभी वहां जाकर के काम नहीं किया है, जो जमीन पर कभी जाकर के गुजरात के मतलब जो असंतुष्ट, जिनको हम कह सकते हैं कि जो सत्ता से असंतुष्ट हैं अलग अलग कारणों से, जिसको पहले एंटी इनकम्बेंसी एक नाम दिया जाता था कि वो फैक्टर है, वो तो आजकल खत्म ही हो गया है। कई बार लगता है कि अब एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, प्रो इनकम्बेंसी अगर कोई शब्द है तो वो हो दिखाई देने लगा है। तो वो एक चाल जो इन्होंने चली थी और जो डिजाइन किया था अपने पूरे प्रचार को, उसका नतीजा था ये। अभी अगर 7% के आसपास इनका वोट परसेंटेज या वोट शेयर दिखाई दे रहा है, मैं अभी भी इसको लेकर के डाउटफुल हूं कि 7% भी आएगा या नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का गुजरात पहुंचना कांग्रेस के भीतर जो एक सोच में बदलाव है उसका नतीजा है। शायद उनको ये जानकारी मिल गई
कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मीडिया ने जो हवा बांध रखी है वो पूरी तरीके से फेक है, और जो पुजापा चढ़ा है मीडिया हाउसेस को, ये उसका परिणाम था। तो इनको लगा कि भाई अगर हिमाचल में हम थोड़ा सा क्लोज फाइट दे पा रहे हैं तो गुजरात में प्रयास करने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, और केवल राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं, कांग्रेस की एक टीम वहां डेडिकेटेड तरीके से इधर कुछ हफ्तों से लगी हुई है और सीरियसली लगी हुई है। तो जो बेस वहां कांग्रेस का है, यानी जो मोदी से, शाह से, वहां की सरकार से अलग अलग कारणों से नाराज हैं, उन वोटों को कहीं तो पड़ना है, कहीं तो जाना है, तो वो कांग्रेस पर ही पड़े, इसके प्रयास चल रहे हैं। ये गलतफहमी मुझे लगता है कि राहुल गांधी को भी नहीं होगी, और ये गलतफहमी अरविंद केजरीवाल को भी नहीं है कि वो सत्ता में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं पहले भी कह चुका हूं, अपने शो में भी कहा है, आपके शो में भी एक बार कहा था। इनका कुल मिलाकर के प्रयास ये दिखाई दे रहा है कि नेशनल पार्टी के तौर पर इनकी मान्यता हो जाए चुनाव आयोग से, और उसके जो पैरामीटर्स हैं कि कितने % वोट चाहिए, कितने MP चाहिए, कितने MLA चाहिए, कितने राज्यों में आपका कितना % होना चाहिए, बस कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का अभी फौरी तौर पर तो यही एक प्रयास दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा वो सोच भी नहीं रहे होंगे। अभिषेक जी। सर, एक चीज हमको गुजरात के बारे में अलग दिखा है इस बार। बीजेपी मजबूत परिस्थिति में, लेकिन फिर भी हेमंता बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, मैं इन तीनों नेताओं को निसंदेह रूप से मोदी की अगली कड़ी तो मानता ही मानता, और इनको फुल फ्लेज में उतार दिया गुजरात में चुनाव के लिए। योगी जी को तो मोरबी भेज दिया। और हेमंता बिश्व शर्मा के भाषण का स्पेशली मैं कोट करना चाहूंगा, जो उन्होंने श्रद्धा और आफ्ताब को लेकर के कहा। मैं एक बात मानता हूं, यह आदमी कुछ भी जब पिच करता है तो बड़ा लंबा पिच करता है। उसका मतलब लॉजिक ये होता है कि गुजरात में एक पहले से ही जागरूकता है लव जिहाद और इन सबको, खास करके गुजराती हिंदुओं में, और ये हमारी टीम ने बहुत महसूस किया है कि वो शायद अब हो सकता है 30, 40, 50 साल से रहा हो, क्योंकि वहां पे एक लंबा इतिहास रहा है दंगों का। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति अफेक्शन है, प्यार है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी फुल फ्लेज में मौका नहीं देना है किसी विपक्षी दल को, और अपने बेस्ट एसेट को उतारना है। मतलब डेफिनेटली नरेंद्र मोदी तो मास पुलर है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखे तो उनको पता है कि मेरे बाद सबसे लोकप्रिय नेता बीजेपी में इस वक्त कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ है, हेमंता बिश्व शर्मा, इनको लोग सुनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को रैली के लिए उतारना ये बताता है कि शायद वो समझ गए हैं कि बीजेपी इतिहास रचने के करीब है। दूसरी बात जो ओमकार सर बोल रहे थे, प्रो इनकम्बेंसी, ये बहुत कम राज्यों में होता है सर। 35 साल से आप सत्ता में हैं और आपकी सीटें बढ़ रही हैं, घटना तो स्वाभाविक है, लेकिन सीटें बढ़ जाना, वो भी तब जब आप 2017 में नेक टू नेक फाइट जैसा कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, ये बताता है कि कितने बड़े कल्ट फिगर हो चुके हैं नरेंद्र मोदी गुजरातियों के लिए। क्योंकि गुजरातियों के लिए एक प्राइड वाली बात हो गई है कि नरेंद्र मोदी हमारे स्टेट से है। ये कुछ ऐसा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्टेट से हैं, और बड़े प्राइड से वो बोलते हैं कि ये मोदी का स्टेट है। अब इस चीज को जब हम लोग मतलब विश्लेषण कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि ये मोदी का स्टेट है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है बिहार में कि लालू का स्टेट है, जबकि लालू बहुत दिन तक राज किया है, या फिर नीतीश का स्टेट है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की बात होने लगी है, कभी मुलायम का स्टेट है या मायावती का। ऐसा कभी प्राइड वाली फीलिंग किसी नेता के प्रति नहीं रही है। ये जो है वो बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने बड़े मास पुलर बन चुके हैं, गुजरात के लिए कितना बड़ा नाम हो चुके हैं। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एसेट है बीजेपी के लिए। जी,
तो अब हम चलते हैं आपके दिल्ली के आकलन के प्रति। दिल्ली का आकलन पूरी तरह से अभिषेक तिवारी शो का आकलन है, क्योंकि जी हमारे चिंतामणि जी तो दिल्ली को छूते ही नहीं है। वो तो दिल्ली के जो विधानसभा जो चुनाव है उसको भी कहते हैं कि ये तो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैंने भी पहली बार ही लाइफ में किया है सर, और उसका कारण था लेकिन एमसीडी में भी इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का ही सीधा मुकाबला है। कांग्रेस तो यहाँ भी लगता है कि पाला छोड़ के ही बैठी हुई है, और यह इंटरेस्टिंग इस कारण से हो गया है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई संदेह था, क्योंकि पिछली बार भी जो इस समय मार्जिन है विधानसभा में आम आदमी पार्टी की, उससे अधिक मार्जिन से ही आम आदमी पार्टी विधानसभा में बैठी हुई थी। उसके उपरांत भी तीन एमसीडी थी, और तीनों में, नॉर्थ साउथ ईस्ट तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी। पहले तो ये बताया कि क्या कारण थे जिसके कारण इनको पुनः तीनों एमसीडी को एक करना पड़ा। क्या इनको लग रहा था कि कम से कम नॉर्थ एमसीडी में इन्हें संकट है? नहीं, ये एक हमने प्रश्न ही पूछा था ये। अभी हालांकि हमारा बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, परसों से और ज़्यादा बढ़ेगा जब मैं फिजिकली मैं भी और प्रेजेंट रहूँगा वहाँ पे दिल्ली में। मैं काफ़ी दिन रहने वाला हूँ दिल्ली में, लंबा प्रोग्राम है। तो एक सवाल जब हमने पूछा कि आप कैसे देखते हैं कि एमसीडी, तीनों एमसीडी को एक किया गया, काम में रुकावटें होती होंगी चूंकि तीन अलग अलग एमसीडी थे। 68% लोगों ने कहा कि सर ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इससे दिल्ली के लोगों का ज्यादा भला होगा। अब लेकिन हमारे सर्वे में सर एक बड़ी चीज आई है सर। 38% लोगों का मानना था कि शाहीन बाग में जब आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया शाहीन बाग का, वो ठीक है, वो राजनीति चलती रहती है। अब इस चीज ने मुझे परेशान किया सर। फिर हमने पूछा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आप क्यों वोट देना चाहते, तो उनका एक बड़ा चंक है सर जो 38 से 42% का है, जो कहता है कि हमें वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और अभी तो एक हास्यास्पद, मतलब हंसी आई मुझे। एक महिला ने हमसे कहा कि अब आप देखिए कि करवा चौथ के दिन केजरीवाल मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं को भेज देता है, हमारे फ्री में मेहंदी लग जाती है। अब ये ऐसी चीज है कि जिसके बारे में फिर काउंटर क्वेश्चन क्या किया जाए। हमने पूछा कि चूंकि दिल्ली को इन्होंने बोला था कि प्रदूषण मुक्त करेंगे, पंजाब में सरकार बन जाएगी, पंजाब में पराली जलती है, इस पे एक बड़ा चंक है जो कहता है कि ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण की परेशानी है, इसमें केजरीवाल कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब समझिए सर, केजरीवाल की टीम अपने वोटर को वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हो रही है जो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी प्रकार से कैडर बेस्ड, क्योंकि अब दिल्ली में तो उनका कैडर है ठीक ठाक, वो अपने वोटर्स को समझा पा रही है कि देखो तुम्हें जो मतलब है फ्री से मतलब होना चाहिए था, पानी बिजली, तुम्हारा इसमें कोई मतलब नहीं है, ये सब बीजेपी की देन है। तो ये समझाने में वो कामयाब हुआ। दूसरा, 15 साल से एमसीडी में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन ये वास्तविकता है कि बीजेपी के प्रति बीजेपी का वोटर ही परेशान है कि एमसीडी में कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तीसरा, मतलब अब इसको क्या कहा जाए, दिल्ली में बीजेपी लीडर के क्राइसिस से अगर जूझे तो मुझे लगता है कि ये आत्म अवलोकन का अब समय आ गया है, क्योंकि ये बिहार नहीं है, हमारा राजधानी है, और दिल्ली में आपके पास लीडर हैं लेकिन आप उनको पुश नहीं करना चाहते, आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये परेशानी और ज्यादा हाइप हो रहा है, वरना एमसीडी इलेक्शन को लेकर के इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो पर्सनली इस वजह से इन्वॉल्व हुआ क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं आपके दर्शकों से। एक महिला का मुझे फोन है, इन लोगों ने, ये लोग 800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, परसों की बात है।
और सिर्फ प्रोटेस्ट करने की वजह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि हमारा आपने बोला था परमानेंट करेंगे नौकरी और नहीं किया, इन 800 महिलाओं को जो है सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। तो परमानेंट की जगह पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने से, तो ये साबित करता है ये सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा अर्बन नक्सल, चूंकि मैं फासिस्ट शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ ऐसा है प्रकृति कुछ इस देश के लेखकों का और पूरी दुनिया के लेखकों का, फासिस्ट मतलब जो है वो हिटलर ही होता है। वो जो है टिपिकल वामपंथी जो माओ होते हैं या स्टालिन होते हैं उनको फासिस्ट नहीं कहा जाता है, लेकिन ये उससे रत्ती भर कम नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इसी वजह से सर मैं व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व हुआ हूं, मेरी टीम और 2 और हमारे हिंदू मित्र हैं, आजाद विनोद और दीपक हिंदू, उनसे भी हमने संपर्क किया है। और मैं कभी भी पॉलिटिकली किसी के खिलाफ नहीं जाता हूं जब ओपिनियन पोल करता हूं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत रूप से मैं शामिल हुआ हूं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हूं, क्योंकि उन 800 महिलाओं के हक की लड़ाई की बात आ गई है सर। उस बहन ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया है। तो पहला जो मेरा पोल था उसके हिसाब से बीजेपी को अभी भी 125 से 138 सीट मिल रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल को 98 से 112 सीट वोट का मार्जिन। एक मिनट में इसको दोहरा दूं, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी चुनाव में 125 से 138 सीटें मिल रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को 98 से 112 सीटें मिल रही हैं। और चूंकि कॉरपोरेशन चुनाव में बहुत सारे इंडिपेंडेंट इत्यादि भी जीतते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ न कुछ तो जीतेंगे ही, तो शेष जो है वो इन लोगों में बट जाएंगे। जी। लेकिन बड़ी बात यह है सर कि कंसिस्टेंट है आम आदमी पार्टी का 38% एमसीडी में, क्योंकि ये पार्टी पिछली बार सिर्फ 49 सीट जीतने में कामयाब हुई थी 250 में से, जबकि असेंबली इलेक्शन में देखे तो 67 सीट थी। तो 62 एक हाँ 67 पहली बार थी। हाँ पहली बार की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, लेकिन दूसरी बार 62 हो गई। हाँ दूसरी बार 62 हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है जो पार्टी सर असेंबली इलेक्शन में 60%, अजीबोगरीब दिल्ली का वोटर है सर, एकदम रिवर्स हो जाता है लोकसभा में, कहता है नहीं वहां मोदी जी को 60% दे देंगे वोट। असेंबली इलेक्शन में 60% आम आदमी पार्टी को होता है, वही अब तक एमसीडी में भी हो रहा था। अब एक हमने और सर्वे किया था उसी में, जो नाराज बीजेपी के लोग हैं कि ठीक है आप बीजेपी से नाराज, बीजेपी ने एमसीडी में ठीक ठाक काम नहीं किया मान लीजिए आपके हिसाब से, तो अब आप किसको वोट करना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग आपने सर सुनिएगा, नाराज हैं, क्रोधित हैं, लेकिन फिर भी उनमें से 85% ने घुमा फिरा के कहा कि नहीं वो तो देंगे तो बीजेपी को ही देंगे, आम आदमी पार्टी को देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब बीजेपी को यह समझना है कि देखिए आपका वोटर कितना मजबूर है, आपसे नाराज है, आप अच्छा लीडर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको वोट कर रहा है, तो आपको भी उन वोटर्स की जो है कम से कम रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो आपके लिए कितना मेहनत करके वो लड़ जा रहा है आम आदमी पार्टी के कैडर से दिल्ली जैसे स्टेट में। तो ये मुझे लगता है बीजेपी को भी समझना होगा, और बीजेपी को 2 लीडर को जरूर प्रमोट करना चाहिए जो कि ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं। तेजिंदर बग्गा, जितने दिल्ली में पोस्टर लगते हैं केजरीवाल के खिलाफ, एकमात्र यही आदमी है जो पोस्टर वार करता है, और दूसरा कपिल मिश्रा। इनकी ग्राउंड पे ठीक ठाक पकड़ है क्योंकि इनका अपना हिंदू इकोसिस्टम। मेरे माइक के प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, अब ठीक है। ठीक है। हाँ तो दूसरा हिंदू इकोसिस्टम, ये हिंदू इकोसिस्टम के वजह से जो खास करके यमुना पार के लोग हैं उनसे केजरीवाल के अगेंस्ट में देखिए तो सिर्फ कपिल मिश्रा है जो लगातार कम्युनिकेट करता है हिंदू लोगों से, उनके साथ टच में है। तो ये भी दुखद पहलू है। जी, तो इस पर हम टिप्पणी ले लेते हैं ओंकार जी की, और उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्न ले लेंगे। और दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के साथ साथ आप कृपया सब्सक्राइब भी करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी सपोर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से हमें आप सपोर्ट भी कर लें।
जी। है ओंकार जी। कि भारतीय जी, जी। तो ये तो ठीक है कि इधर 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है। एक 16 नवंबर को इन्होंने खुलासा किया कि कमला नगर का जो वार्ड 69 है, वहाँ पर शोभा खारी से 90 लाख रुपया टिकट के लिए बदले इन्होंने लिया। 90 में से 55 पहुँच गया था, जिसमें से 33 लाख वापस देने के लिए पहुँचे थे, तो वो धर लिए गए एसीबी के द्वारा। और एक आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि रोहिणी का जो एक वार्ड है, वहाँ भी एक महिला से, बिंदु से इन्होंने 80 लाख रुपए की मांग की थी। यानी आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक हो रहे हैं कि उनको, उनकी छवि को थोड़ा सा ठीक किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन मेरे यहाँ कुछ सवाल हैं साहब, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही हैं। ये जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल गाजीपुर के बड़े पहाड़ पर पहुंच गए थे कूड़े के, जिसका काउंटर इन्होंने ये कह करके किया था कि साहब यमुना अभी भी गंदी की गंदी है, वहाँ और गंदला पानी बह रहा है। मतलब छठ पूजा के मौके पर इन्होंने उसको काउंटर किया था, जिसमें आपके साहब सिंह वर्मा से लेकर के और मनजिंदर सिंह सिरसा और कई लोग वहाँ पहुँच गए थे। जो 2 नाम लिए हैं अभी अभिषेक जी ने, मैं सहमत हूँ, तेजिंदर पाल बग्गा और आपके कपिल मिश्रा का, कि वो मतलब जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं लड़ाई के, उनका भी उपयोग करने में पूरी तरीके से महारत हासिल रखते हैं, और वो वहां तक तो ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर आप 15 साल से एमसीडी में हैं, तो ये जो कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं दिल्ली में, इनको कौन ठीक करेगा भाई? दूसरी बात ये है कि ये सवाल क्यों ना खड़े किए जाएं? अगर हम लाख असहमत रहते हैं अरविंद केजरीवाल से, और हम ये भी जानते हैं कि वो कूड़े के पहाड़ पर क्यों चढ़े जा करके, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, और जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है उसको ये करने का हक भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई नाजायज काम कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो नितिन गडकरी ये कह रहे थे कि अब जितने हाईवेज बनेंगे, जितने एक्सप्रेस वे बनेंगे, वहां हम इस पहाड़ का कूड़ा उठा करके सड़कों के नीचे दबाएंगे और इसको तो हम चुटकियों में खत्म कर देंगे। जो गणना आ रही है, अगर ये जितना इस समय निकाला जा रहा है वहां से, रोजाना उसका 2 गुना भी कर दें, तो भी अगले 50-60 साल में इसको ये खत्म नहीं कर सकते। मानता हूं कि ये इनकी समस्या खड़ी की हुई नहीं है। ये 80 के दशक से यहाँ कूड़ा डंप करने की प्रक्रिया चालू हुई थी, लेकिन आपने इस तरह के जो 3-4 पहाड़ पूरी दिल्ली में बना रखे हैं, उनको खत्म करने की दिशा में क्या कोई ठोस उपाय किया है? तो सवाल तो उठेंगे। और जो अभिषेक जी बता रहे हैं कि जिस आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में, यानी तीनों नगर निगम के चुनाव में 49 सीटें मिली थी, वो आज की तारीख में 100 कूदती हुई दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के प्रति कोई लोगों की बहुत उम्मीदें हैं कि वो एमसीडी में आकर के कोई चमत्कार करेंगे। उनका भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग है, जिसकी वजह से कांग्रेस तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पंजाब में बाय डिफॉल्ट आम आदमी पार्टी जीत गई थी, क्योंकि अकालियों के प्रति भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। कांग्रेस ने तो बहुत ही निराश किया है, और वहां विधानसभा चुनाव से पहले जो गुल 10 जनपथ ने खिलाए, उसको लेकर के तो लोगों का और भी मोहभंग हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विषैला वातावरण क्रिएट कर दिया गया था, जो 13 महीने का आंदोलन चला था। तो विकल्प कोई था नहीं, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की वहां पर सरकार बन गई थी। तो ऐसा ना हो जाए कि यहाँ दिल्ली में भी लेने के देने पड़ जाएं। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह से लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री और कई दूसरे नेताओं को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया, तो मुझे तो संदेह है, आशंका है
कि कहीं भाजपा नेतृत्व के पास कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं पहुंच गई है कि यहाँ भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आ सकती है, वरना तो बाहर के नेताओं को या दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने का क्या मतलब है? हाँ जी, हाँ, वो कहेंगे देखिए हमने तो हैदराबाद में भी उतारे थे, तो दिल्ली में क्यों नहीं उतार सकते। सर एक बात रह गया सर। जी। जयपुर डायलॉग समिट में कपिल मिश्रा जी जब आए थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, और वो इस बार हमने महसूस की है एमसीडी इलेक्शन में कि मुसलमान को मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम यमुना पार गए, एब्सोल्यूट क्लियर, नहीं हमें तो आम आदमी पार्टी को वोट देना है। कोई एक बंदा जो मुझे मिला हो कि उसने बोला कि नहीं हम कांग्रेस को वोट करेंगे, नहीं करेंगे साहब। इतना क्लियर कट विजन, जबकि कांग्रेस उनकी फेवरेट पार्टी रही है, लेकिन उनको पता है कि कांग्रेस नहीं जीत रही तो कांग्रेस को वोट नहीं करना है। जबकि एमसीडी चुनाव है, यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट बहुत मैटर करते हैं, यहाँ तो निर्दलीय भी बहुत जीतते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट विजन ये बताता है कि सर वो क्या उनका माइक्रो मैनेजमेंट है। सर हमें सीखना चाहिए सर उनसे। जी बस यही कहना रहेगा। जी, तो अब हम चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। कुछ प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। एक बार प्रश्नों को लेने के पहले जो अभी तक हमारी चर्चा हुई है उसके जो निष्कर्ष हैं, जो ओपिनियन पोल है, आप लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो सोच रहे होंगे कि ओपिनियन पोल क्या बताया। तो ओपिनियन पोल जो है वो हमने अभिषेक तिवारी शो से ही लिया है, और उनका कहना है हिमाचल में बिल्कुल मार्जिन पे मेजॉरिटी में, पहले इन्होंने 37-42 कहा था, तो अब हम 36-41 मान लें उसको। थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा टसल ज़्यादा हो गई है अंत में, भारतीय जनता पार्टी के टिकट काटे जाने के कारण, विद्रोही खड़े होने के कारण। गुजरात में वही इनका है कि साहब 130 तो मिनिमम है, ऊपर कहाँ जाएगा हम नहीं कह सकते। और ये चिंतामणि जेडी पोल जो था जिसने 144 ±7 कहा था, कमोबेश वही स्थितियां खड़ी हुई हैं, ऐसा अभिषेक जी का मानना है। और अभी अभी एमसीडी पोल के बारे में इन्होंने बताया कि बीजेपी 125 से 138 और आम आदमी पार्टी 98 से 112, 98 से 112। आइए प्रश्न ले लेते हैं। चंद्रकांत शेठ जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। इंडियन 109, हिमाचल में जनता को बरगलाने वाले मुद्दों की वजह से कांग्रेसी जीत के प्रति कॉन्फिडेंट हैं। अभिषेक जी, आप अपने आकलन के प्रति कितने प्रतिशत कॉन्फिडेंट हैं? 100% है सर। एग्जिट पोल के दिन बता भी देंगे कौन कौन सी सीटें जीतेगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है, फलाना है, ओपीएस है, ढिमकाना है। सर वोट नहीं कन्वर्ट हुआ सर आखिरी दिनों में। बहुत जो वोट माइनस हुए हैं वो बीजेपी की अपनी गलतियों की वजह से हुए हैं, उनके वोटर थोड़े बहुत छिटके हैं, कांग्रेस के लिए कुछ ऐड ऑन नहीं है। नेक्स्ट पाउल टीवी, ओके ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। CMs coming to do road shows for MCD elections. Does that show confidence or lack of it in the BJP leadership? Does the free factor in the worker, lower middle class, आसमानी किताब community troubling BJP? ओंकार जी। नहीं, देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं दिल्ली में भी, कुछ तो मैंने अभी गिनाए हैं। दूसरी जो अभिषेक जी ने कहा था कि लीडरशिप का एक बड़ा भारी संकट है, वो भी है। दूसरे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल जो है वो जादूगरी करना जानते हैं। जादूगरी इस मायने में कि 10 गारंटी दे दी। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, कहते रहिए कि उससे 90 लाख रुपए पकड़ लिए, उससे 80 लाख रुपए पकड़ लिए। इन चीज़ों का आजकल मीडिया में 1 दिन 1.5 दिन चर्चा होती है। जिस मीडिया को इन पर गंभीर चर्चा करनी चाहिए बैठ करके घंटा 2 घंटा, वो मीडिया तो पहले ही सेल आउट है, बिका हुआ है। तो वो तो इन चीज़ों पर चर्चा करने के बजाय, इनको हाईलाइट करने के बजाय, इनको एक्सपोज करने के बजाय उसको दबाने में लग जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके बाद थोड़ी सी खबर चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है वो चीजें। तो बहुत सारे फैक्टर हैं इस समय
जिनसे लग ये रहा है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी क्लोज फाइट होने वाली है। और आप ठीक है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 15 साल के शासन के बाद कुछ जवाबदेही तो आपकी बनती ही है। कुछ तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकते ना हर बार, और हर चुनाव को आप नरेंद्र मोदी के नाम पर भी नहीं जीत सकते हैं। तो आपको कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि यहाँ हमारी विफलताएं रही हैं, और जहाँ-जहाँ इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, वहाँ फिर केजरीवाल जैसे लोग जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं लोगों को बरगलाने में, या उनको झांसे देने में, या उनको गारंटी दे करके उनके वोट हासिल करने। जी, अगला प्रश्न है मेहुल शाह, कपिल मिश्रा इज बेस्ट सूटेड टू चैलेंज केजरीवाल। क्या कहते हैं अभिषेक जी? मेरे हिसाब से तो दिल्ली में एक वही ऐसा लीडर है जिसको यूथ भी बहुत पसंद करता है। हार्ड हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले तमाम दिल्ली के संगठन उसको अपना आइडल मानते हैं। अब क्या है सर, ये बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है जब हिंदू संगठन एक नेता के वजह से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके लिए स्वतः प्रचार मोड में आ जाते हैं। अभी तक दिल्ली में बीजेपी में ऐसा कोई लीडर नहीं था, लेकिन ये है, और ये आदमी बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट। GB, MCD officials are corrupt. BJP doesn't do anything. If BJP fixes MCD, AAP will have no chance. ओंकार जी। अब बिल्कुल चुनाव सर पर हैं, तो कितने ऑप्शन बाकी बचे हैं अब तो जनता को तय करना है, जनता ही तय करेगी। अब उसका इंतजार करते हैं। हालांकि अभी भी मेरा भी यही मानना है कि एमसीडी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पर सवाल तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। केवल आरोप तराशी से तो काम चलेगा नहीं। जी, नेक्स्ट। मेहुल शाह जी कह रहे हैं बेहद बेशर्मी के प्रतिमूर्ति हैं केजरीवाल। इस पर तो हम सभी आपसे सहमत हैं। इसमें तो मेरे विचार से जो केजरीवाल के समर्थक भी हैं वो भी सहमत हैं आपसे। बस अंतर इतना ही है कि वो इसे एक क्वालिटी मानते हैं, गुण मानते हैं। अनुराग चौधरी, मैं हिमाचल में हर कंस्टिट्यूंसी में 7 से 8 हज़ार वोट एम्प्लॉइज और उनकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का है, और कम से कम 80% वोट कांग्रेस को गया है। अभिषेक जी, ओपीएस इफेक्ट? हाँ, ओपीएस इफेक्ट, देखिए ओपीएस इफेक्ट रहा है, लेकिन इस हद तक ये जो कह रहे हैं वो नहीं रहा है। उसके बावजूद उनको पता है कि ये जो कांग्रेस के वादे हैं ओपीएस के, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ओपीएस इफेक्ट थोड़ा बहुत रहा है, तभी बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन 80% ये नहीं है, 40-50% के आसपास मेरे ख्याल से है। ओपीएस का प्रभाव तो खैर हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले भी जयपुर डायलॉग्स पे डिस्कस किया था, जब पहला एकदम ओपिनियन पोल किया था। तो वो प्रभाव तो है और उसका असर दिख रहा है। जी, तो इसी के साथ हमारा आज का प्रश्नकाल समाप्त होता है और आज का कार्यक्रम भी पूर्ण होता है। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम।